स्टार्ट करते हैं। वैसे हमारा 90% सेल्स टैक्स तो कंप्लीट हो गया हुआ है। अब एक ही चैप्टर है रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन का। इसमें से सिर्फ हमने चंद एक चीज़ें ही करनी है जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मोस्टली टेस्टेड आस्क एरियाज़ है, हमने उनको ही सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, देखना है। डे 3 जो है उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 5-6 वीडियोस जो हैं वो भी शेयर थी। वो बड़े बेसिक से क्वेश्चन थे। जैसे ही आप अपोर्शनमेंट वगैरह कंप्लीट करेंगे, आप अगर उनको देख लेंगे तो आपके सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल्स के ऊपर अच्छी खासी ग्रिप हो जाती है। आप उसके बाद न्यूमेरिकल्स जो हैं लेटर ऑन कर सकते हैं। तो जो बात के न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने स्प्रिंग 22 से लेके और ऑटम 25 तक के ही करने हैं। अगर उसके अलावा बहुत ही आपका जज्बा सेल टैक्स जाग गया और बड़ा मज़ा आ रहा है सेल टैक्स करने में, तो सिंपल सी बात, जितने भी एसोसिएट्स वाले न्यूमेरिकल्स हैं ना वो आप लाजमी कर लीजिएगा। जितने भी एसोसिएट्स वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे कर लीजिएगा। आई गेस इनफ है, आसान है, हो जाएंगे। अब हमारे पास वो चैप्टर्स आ गए हैं जो अमूमन तौर के ऊपर बच्चे छोड़ के जाते हैं कि जी ये थ्योरी है, याद करना पड़ेगा, क्रैम करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें से एक आधा सवाल जो है वो आता ही आता है। तो थ्योरी में अगर 10 मार्क्स की थ्योरी है तो 4 नंबर या 5 नंबर यहाँ से होंगे, 4 या 5 नंबर आपके उन 2 चैप्टर्स में से होंगे। तो कंपैरेटिवली इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एज सच, जो हम इसे क्या करते हैं, कंसीडर कर रहे होते हैं। तो देखते हैं रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन, ब्लैक लिस्टिंग, इसका प्रोसेस देखते हैं। उसके बाद रिटर्न सेल्स टैक्स कैसे जमा करवानी है वो देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि रिकॉर्ड्स हमने कौन से मेंटेन करने होते हैं। जो इसका रिटर्न्स वाला एरिया है और जो इसका रिकॉर्ड्स वाला एरिया है वो बेसिकली जो इनकम टैक्स में आपने रिटर्न्स एंड रिकॉर्ड्स पढ़ी थी उससे काफ़ी ज़्यादा मुमासलत रखता है। जैसे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गई और एक्सटेंशन इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स वगैरह के एरिया हो गए, असेसमेंट हो गई, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हो गई, ये उससे काफ़ी रिलेट करता है। तो वो जिस बच्चे को इनकम टैक्स में असेसमेंट और अपील्स का एरिया आता है उसके लिए सेल्स टैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एग्ज़ामिनर की भी अप्रोच यही है कि उसने आज तक जितने भी सवाल टेस्ट किए हैं वो इनकम टैक्स में से ही पूछते हैं, और आपके ग्रिड में भी जो रिटर्न असेसमेंट अपील्स है वो इनकम टैक्स में ही सेपरेट की गई है। तो इसको हम देख लेंगे, बट इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो इतनी नहीं है। तो सबसे पहले सबसे फेमस सवाल जो है कि भाईजान किस किस बंदे को रजिस्टर्ड होना है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन है पास पेपर का कि नेम द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, किस किस बंदे को रजिस्टर्ड होना है। सबसे पहली बात, मैन्युफैक्चरर अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री रजिस्टर्ड नहीं होगी। कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा जो मैन्युफैक्चरर होगा वो क्या होगा, रजिस्टर्ड हो रहा होगा। कॉटेज इंडस्ट्री रजिस्टर्ड नहीं होगी, उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर होगा वो क्या होगा, आपका रजिस्टर्ड होगा। और वो मैन्युफैक्चरर जो टैक्सेबल सप्लाईज में डील कर रहा है, इसमें डील कर रहा है टैक्सेबल सप्लाईज में, जो एग्जाम सप्लाईज में डील कर रहा है उस बंदे को भी रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, जो डिस्ट्रीब्यूटर जो है रिमेंबर अगर उसका काम जो है वो सामान ख़रीद के बेच रहा है तो वो रजिस्टर्ड होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड कमीशन बेस पे काम कर रहा है तो वो रजिस्टर्ड नहीं होगा। उसके अलावा कोई भी मैन्युफैक्चरर जिसका टर्नओवर 3 मिलियन से अबव है उसको भी क्या होना है, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इंपोर्टर को जो है वो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इंपोर्टर बेशक कमर्शियल इंपोर्ट कर रहा है, उस बंदे को क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। टीयर 1 रिटेलर्स, उनको क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उसके अलावा जो एक्सपोर्टर है जिसने गुड्स एक्सपोर्ट की हैं, इफ़ ही वांट्स टू ऑब्टेन द रिफ़ंड, जिसने रिफ़ंड्स लेने हैं तो विदाउट गेटिंग रजिस्टर्ड यू कैन नॉट गेट द रिफ़ंड, आप रिफ़ंड्स नहीं ले सकते। तो क्या होना पड़ेगा, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास कि आपने जो रजिस्ट्रेशन करवानी है, ये सवाल पहला था, नेम द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। पेपर में क्या लिखना है, इंपोर्टर, उसके अलावा मैन्युफैक्चरर अदर देन कॉटन इंडस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर टीयर 1, एक्सपोर्टर हु इंटेंड्स टू क्लेम द रिफ़ंड, उनको क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। सवाल ये है कि
कि रजिस्ट्रेशन होनी है, कहाँ पे जाके हम रजिस्टर्ड होंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट के तो बड़े अफसर हैं, ऑफिस हैं। इस्लामाबाद में ऑफिस है, इस्लामाबाद में एफबीआर का हेड ऑफिस है, इस्लामाबाद में आरटीओज़ हैं। आरटीओज़ किसे कहते हैं? रीजनल टैक्स ऑफिसर कहते हैं। हर रीजन में डिपार्टमेंट का एक ज़ेली इदारा बना हुआ है। उस ज़ेली इदारा में हम क्या करते हैं, जाके जो आप जिसकी जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहे होते हैं, आप क्या करते हैं, वहाँ पे जाके रजिस्टर होते हैं। और एक होता है LTU, इसको हम कहते हैं लार्ज टैक्स पेयर यूनिट कह रहे होते हैं। यहाँ पे बड़ी कंपनीज़ वगैरह जो हैं, जो बड़ा टैक्स पे करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जाके रजिस्टर्ड हो रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि भाई सबसे बड़ी दरख्वास्त कहाँ पर देनी है, हम किस जगह पे जाके दरख्वास्त देंगे कि हमें रजिस्टर्ड किया जाए। क्यों सवाल रेज़ हुआ है? भाई आप लोग बैठे हुए हैं लाहौर में, आपका हेड ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में है, आपका एक यूनिट लगा हुआ है लाहौर में, एक यूनिट लगा हुआ है आपका शेखुपुरा में, कहाँ रजिस्टर्ड होंगे? कारोबार तो मल्टीपल जगह पे कर रहे हैं, ब्रांचेस मल्टीपल जगह पे खड़ी हुई हैं। तो सवाल ये है कि हमने कहाँ पे होना है रजिस्टर्ड जाके। जैसा कि आप लोग ये देखते हैं कि भाईजान ये एक केक सेंट बेकरी, कितनी बेकरीज़ हैं, कितनी बेकरीज़ हैं, सैकड़ों के हिसाब से, सारे रजिस्टर्ड भी हैं, सबके पास एनटीएन नंबर भी है। तो कहाँ रजिस्टर्ड होना है जाके? तो उसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपका आरटीओ कौन सा है। क्या आपका आरटीओ कौन सा है? रीजनल टैक्स ऑफिस हमने बताना है, बिकॉज़ जो हमारा दफ्तर होगा हम वहाँ पे जाकर क्या करेंगे, दरख्वास्त देंगे। क्या करेंगे? दरख्वास्त देंगे। तो अब दफ्तर आरटीओ कैसे डिसाइड करना है? जो लिस्टेड या कंपनीज़ हैं, पब्लिक कंपनी जिसे कहते हैं, जहाँ पे उनका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस, आप लोगों के लॉ में पढ़ा होगा, जहाँ पे उनका रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, वो जिस जुरिस्डिक्शन में आएगा ये वहाँ पे क्या होंगे, रजिस्टर्ड हो रहे होंगे। ठीक है। फिर पब्लिक कंपनी के अलावा जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज वगैरह हो जाती हैं, वो रिमेंबर वो जहाँ पे उनकी फैक्ट्री सिचुएट है, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वहाँ पे जाके क्या हो रहे होंगे, रजिस्टर्ड हो रहे होंगे। फिर कंपनीज के अलावा कोई पर्सन है, AOP इंडिविजुअल्स वगैरह, ठीक है, वो लोग अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तो जहाँ पे उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो क्या करेंगे, वहाँ पे जाके रजिस्टर्ड हो रहे होंगे। फिर वो लोग जो इनकॉर्पोरेट नहीं हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और काम कर रहे हैं, जैसे ये लोग काम कर रहे हैं, सर्विस का काम कर रहे हैं, तो सर्विसेज वाली कंपनियाँ, सर्विसेज बेस्ड कंपनी, सर्विसेज बेस्ड बिजनेसेस हैं, तो वो लोग कहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे, जिस आरटीओ में वो जहाँ पे वो कारोबार कर रहे हैं, उनकी प्लेस ऑफ बिजनेस जिस आरटीओ में फॉल करेगी, वो क्या करेंगे, वहाँ पे जाकर रजिस्टर्ड होंगे। और फिर एक पर्सन है जिसमें इंडिविजुअल आता है मोस्टली, या AOP आती है, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, दुकानें भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं, वो लोग कहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे, वो उनका दफ्तर कौन सा होगा, जहाँ पे जाकर दरख्वास्त देंगे। तो जहाँ पे उनका जिस जुरिस्डिक्शन में मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस होगा, ये लोग वहाँ पे जाकर क्या देंगे, दरख्वास्त जो है वो दे रहे होंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद है, अब हमें लग गया पता कि हमने किस दफ्तर में जाना है एप्लीकेशन देने के लिए। हमें क्या लग गया, हमने किस दफ्तर में जाना है दरख्वास्त देने के लिए। अब जब दरख्वास्त देनी है तो आरटीओ का लग गया पता कि जी ये मेरा आरटीओ है, लाहौर का है, शेखुपुरा का है, रावलपिंडी का है, चीचू की मलिया का है, ठीक है, इलाके का नाम है, तो आपको लग गया पता। तो अब आपने आरटीओ सेलेक्ट कर लिया, अब आप लॉगिन करेंगे अपने पोर्टल के ऊपर, जो IRS होता है, वहाँ पे आप सेल्स टैक्स के टैब में जाएंगे और अपनी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेंगे। तो ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप डिक्लेयर करते हैं बिज़नेस बैंक अकाउंट, जो यहाँ पे डिक्लेयर किया वही क्या है, आपका बिज़नेस बैंक अकाउंट जो है वो कंसीडर हो रहा होगा। फिर रजिस्ट्रेशन और कंज्यूमर नंबर विद द गैस, जो आप बिजली का मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गैस का मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो कंज्यूमर नंबर लिखा होता है, वो अपलोड करेंगे। भाई ये फलाना मीटर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे हैं, उनके पर्टिकुलर्स जो हैं वो अपलोड करेंगे। आपके बिज़नेस प्रेमिसेस की GPS टैग फ़ोटोग्राफ, जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लगा होता है कि भाई ये जगह है जहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, वो अपलोड करेंगे। अगर मैन्युफैक्चरर है
तो वो अपनी मशीनरी की, प्लांट की जीपीएस टैग फ़ोटोग्राफ जो है वो क्या करेगा, वो अपलोड जो है वो कर रहा होगा। उसके अलावा अगर आप रेंटल प्रेमिसेस के ऊपर हैं, आप रेंट एग्रीमेंट जो है वो बताएंगे कि भाई रेंटल प्रेमिसेस है। फिर आप डिमार्केशन सर्टिफिकेट के भाई ये हदूद बंदी है, ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके बारे में बताएंगे। और अगर आप रेंट के ऊपर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं और आप बिजली के मीटर के ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम करना चाहते हैं, बिकॉज हमने तो एक असूल पढ़ा था ना कि आपके नाम के ऊपर इनवॉइस होगी तो आप इनपुट टैक्स क्या कर पाएंगे, क्लेम कर पाएंगे। हमने ये असूल पढ़ा था। बिजली का बिल जो है वो इसकी एक्सेप्शन है कि बिजली का बिल आपके नाम पे ना भी हो, आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। कैसे? जब आप मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मीटर जो है आपका वो रेंटल प्रेमिसेस का, भाई किराए की बिल्डिंग ली हुई है, किराए की फैक्ट्री है, वो बिल किसके नाम है, मीटर किसके नाम है, मालिक का नाम है। इस्तेमाल कौन कर रहा है, मैं कह रहा हूँ। बिल कौन पे कर रहा है, मैं कह रहा हूँ। तो उसके ऊपर टैक्स भी मैंने पे किया, तो मैं क्लेम करना चाहूँ तो मैं क्लेम कर सकता हूँ। कब? जब मैं यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दूँ कि भाई ये मीटर है, प्लेस का कंज्यूमर नंबर है, इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स क्लेम हो जाएगा। और अगर इंडिविजुअल या एओपी वगैरह है जिसका एक ही शेयर होल्डर या एक ही मेंबर है, तो आपने बैलेंस शीट भी इसकी अपलोड करनी होती है, जिसमें कैपिटल वगैरह जो है वो क्या करना होता है, आपने बताना होता है। गॉट इट? इससे एक दफ़ा पढ़ लें, फिर ज़रा हम कंटिन्यू करते हैं। घर से कॉल है, ये हो गया था। अच्छा सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बायोमेट्रिक। एक कंपनी है, वो एक बिल्डिंग है, उसने जाके क्या करवाई है, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। अब कोई बंदा तो हो जो बायोमेट्रिक करवा के दे, तो आपने क्या करनी है, आपने बायोमेट्रिक जो है वो करवानी होगी। और अगर आपकी सेल्स ज़्यादा हो रही हैं तो आपने हाई सेल्स की डिक्लेरेशन जो है वो भी गिवन करनी होगी। इम्पॉर्टेंट है बायोमेट्रिक वाला पॉइंट, हमने बुक में 1 लाइन में लिखा हुआ है, बट ये इम्पॉर्टेंट है। पेपर में कैसे आएगा देखना कि प्रीवियसली ये था कि बायोमेट्रिक आपने जाके रजिस्टर्ड हुए हैं, बस बायोमेट्रिक दी है, आपका नाम ATL में आ गया, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि भाई आप रजिस्टर्ड होंगे, 30 दिन में क्या करना है, बायोमेट्रिक देना है, अदरवाइज़ आपका नाम ATL से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और अगर आप मैन्युफैक्चर तौर पर रजिस्टर्ड हुए हैं तो पोस्ट वेरिफिकेशन में क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो करना पड़ेगा रजिस्टर्ड, और बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी। अब क्या है, अब आपको जानी पड़ेगी एनुअल बायोमेट्रिक के लिए। व्हाट डज़ इट मीन कि जुलाई हर साल क्या जाएंगे, आप नाज़रा के पास जाएंगे, अपना बायोमेट्रिक जो है वो क्या करवाएंगे, जमा करवाएंगे, जब आप रिटर्न जमा करवा रहे होंगे। अगर आप बायोमेट्रिक की रीवेरिफिकेशन नहीं करवाते तो आपकी रिटर्न भी फ़ाइल नहीं होगी। रिटर्न फ़ाइल करवाने के लिए जुलाई के मंथ में बायोमेट्रिक जो है वो क्या करनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी। उसके अलावा कि कमिश्नर कि कब आपको ये चीज़ जो है वो चाहिए होगी, कब आपको उसकी ऑथराइजेशन चाहिए होगी। रिमेंबर कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन जिसका सिर्फ एक ही शेयर होल्डर या एक ही मेंबर है, उसको कमिश्नर से क्या करना पड़ेगा, वो डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, अलाउ करवाना पड़ेगा जब अपनी वो सेल्स जो है वो रिकॉर्ड कर रहा होगा। और ये ऑथराइजेशन कब होगी कि अगर आपकी सेल्स आपके शेयर कैपिटल से 5 गुना ज़्यादा है तो आपको क्या करवानी पड़ेगी, आपको ऑथराइजेशन जो है वो करवानी पड़ेगी। ये अदर देन कौन है, मैन्युफैक्चरर है। ये कौन है, अदर देन मैन्युफैक्चरर जो हैं वो कंसिडर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अदर देन मैन्युफैक्चरर हैं। ये कंपनी के लिए नहीं है, ये मेरे लिए। सर मेरी एक सर्विसेज कंपनी है, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ और मेरा कैपिटल है और मैं सिंगल मेंबर कंपनी चला रहा हूँ, या मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, या मैं AOP रन कर रहा हूँ, और मेरी सेल्स जो है वो मेरे कैपिटल से 5 गुना ज़्यादा है। कैपिटल मेरा 10 लाख है, सेल्स मेरी 50 लाख की है। तो ये फिर है, इसके लिए क्या करवानी पड़ेगी, आपको ऑथराइजेशन जो है वो लेनी पड़ेगी कमिश्नर से, अगर आपने डिक्लेयर करनी है। दिस इज़ नॉट फॉर मैन्युफैक्चर, दिस इज़ नॉट फॉर मल्टी मेंबर कंपनीज। SMC के लिए ये रूल अप्लाई होगा। बढ़िया, रीड ओनली है, सुपर इंपॉर्टेंट। बुक में टेबल बना होगा, इसके ऊपर सुपर डुपर 3 इंपॉर्टेंट लिखेगा, 512 GB आएगा। ये है ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन के बाद मेरा कोर्सिव एक्शन जो है वो आएगा फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। सर आपको कहा था रजिस्टर्ड हो जाओ, आप रजिस्टर्ड नहीं हो रहे, तो क्या किया रहेगा, अब आपके साथ जो है वो आपको पकड़ा जाएगा, आपको चित्रोल की जाएगी और आपके अगेंस्ट कुछ एक्शंस जो हैं वो लिए जाएंगे। अब क्या है कि जो भी कमिश्नर होगा या भी ऑथराइज पर्सन होगा, उसने आपको नोटिस भेजा कि भाई रजिस्टर्ड हो जाओ, आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहे,
वो क्या करेगा, आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की तरफ जो है वो लेके जाएगा। आपका दुकान भी बड़ी है, आप टीयर 1 में फॉल भी करते हैं, आपको रजिस्टर्ड भी होना है, लेकिन आप रजिस्टर्ड नहीं हो रहे, तो क्या किया जाएगा, आपको ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन की तरफ जो है वो लिया जा रहा होगा। आप रजिस्टर्ड नहीं होते, आपको नोटिस जो है वो इशू किया जाएगा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का, और आप अगर उस नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं करते तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं उसको क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट जो हैं वो फ्रीज़ कर दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे, फ्रीज़ कर दिए जाएंगे। तो कमिश्नर जो है वो अगर टैक्सेबल सप्लायर्स या गुड्स बेच रहा है, कोई भी रजिस्टर्ड, और वो रजिस्टर्ड नहीं है, चीज़ें ही बेच रहा है, रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के बाद उसको क्या किया जाएगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसका बैंक अकाउंट जो है वो क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा टेम्परेरी तौर के ऊपर। हफ्ते बाद फिर खोलेंगे, फिर नोटिस देंगे, वो फिर नहीं रिस्पॉन्ड करेगा। अगर वो 3 नोटिस को मिलेंगे, अगर वो 3 नोटिस में रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो उसका पक्का जो है वो क्या कर देंगे, हम बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर देंगे कि हम तो आ बेटा कर कारोबार। पहले तो क्या किया जाएगा, आपको सेक्शन 14 के तहत क्या किया गया, नोटिस दिया गया कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का, कंप्लायंस नहीं की, आपका 14A सी के तहत क्या किया गया, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिया गया। आपको फिर नोटिस भेजा, तुम्हारे बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिए, अब पक्के बैन है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बैंक अकाउंट खुल जाए तो क्या करो, आ जाओ जवाब दो। आप जवाब नहीं देते तो आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको क्या किया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा कि आप अपनी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपके अकाउंट्स बैन हुए, अकाउंट्स बैन होने के बाद 15 डेज़ में अगर आपने जवाब दाखिल ना कराया तो आपकी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र भी क्या हो जाएगा, बैर हो जाएगा। नोटिस देंगे, अगर आपने इसका भी रिस्पॉन्ड ना दिया फिर आपका बिज़नेस जो है वो क्या हो जाएगा, नॉन कंप्लायंस पे सील भी हो जाएगा, आपके एसेट्स वगैरह भी ले लेंगे और मैनेजमेंट अपॉइंट करके जो भी रिसीवेबल्स हैं वो आपके रिकवर किए जाएंगे और आपको फिर आपके ख़िलाफ़ पिनल एक्शंस जो है सज़ा वो भी क्या कर दी जाएगी, दी जा रही होगी। ठीक है, तो ये टेबल बना हुआ है, इसको टेबल से आप लोगों ने याद करना है चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मज़े की चीज़ है ये। उसके बाद है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। अभी लास्ट अटैम्प्ट में आपको आया हुआ है वन ऑफ द इजी सवाल, चूँकि लास्ट अटैम्प्ट में आ गया, इस टाइम में शायद ना आए ये। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन किसके लिए होती है, नॉन कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए होती है। किसके लिए होती है, नॉन कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए होती है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए हैं जो ना तो टैक्सेबल सप्लायर्स में डील कर रहे हैं, ना उन्होंने टैक्सेबल सप्लायर्स में आना है, लेकिन वो अपने लिए कोई प्लांट हो गया, कोई मशीन हो गई, उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं। भाई मैंने एक मशीन लेनी है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, जाके मार्केट से ले लो, मार्केट से लूँगा महंगी मिल रही है, या तो ख़ुद इंपोर्ट कर लो, सेल्फ़ इंपोर्ट में क्या होगी, सस्ती पड़ेगी। लेकिन उसने कहा है कि जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है वो तो गुड्स को इंपोर्ट कर ही नहीं सकता। तो मैंने कहा भाई मैंने अपनी मशीन इंपोर्ट करनी है तो करने दें, मार्केट से मैं नहीं ले सकता या मार्केट में है ही नहीं मशीन। तो टेम्परेरी तौर के ऊपर, वक्ती तौर के ऊपर क्या किया जाएगा, मुझे रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। बट ये किसके लिए है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए। कौन होगा रजिस्टर्ड, मैन्युफैक्चरर। किस पर्पस के लिए, मशीन को इंपोर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने के लिए, गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेकर चल रहे होंगे। तो जो भी मैन्युफैक्चरर है, इफ़ ही वांट्स टू इंपोर्ट द मशीन और रॉ मटेरियल, वो जाएगा, वो जाके कमिश्नर को टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा और कमिश्नर भाई साहब जो हैं वो क्या करेंगे, वो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एप्लीकेशन 72 घंटों में से क्या कर देंगे, रजिस्टर्ड कर देंगे। और ये 60 दिन के लिए क्या किया जाएगा, रजिस्टर्ड तस्वर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, 60 दिन के लिए बंदा रजिस्टर्ड होगा। जैसे ही ये रजिस्टर्ड होगा तो ये डॉक्यूमेंट्स जमा कराएगा कि भाई ये फ़लानी मशीन है, ये फ़लाना रॉ मटेरियल है, मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसकी डिटेल सारी जमा कराएगा। अब इसके पास टाइम है 60 दिन का, कि 60 दिन में इसने इंपोर्ट करने और 60 दिन में इसने मशीनरी इंपोर्ट करके इस्तेमाल भी करनी है, जो रॉ मटेरियल है वो उसने यूज़ भी करना है। अगर 60 दिन में इंपोर्ट ना करें, होता ना आप इंपोर्ट ना करें या इंपोर्ट करके बेच दें, तो इस चीज़ से रोकने के लिए क्या किया जाएगा, आपसे एक पोस्ट डेटेड चेक जो है वो लिया जाएगा। डिफरेंशियल अमाउंट होती है,
4% है मेरे ख्याल से, उसका क्या किया रहेगा, आपसे चेक ले लेंगे। ये चेक एज अ गारंटी है कि 60 दिन में आपका प्लांट या मशीन या वो इन्वेंट्री आ जाएगी और आप इसको इस्तेमाल भी कर लेंगे। आप इस्तेमाल कर लेंगे, आगे 60 दिन में डिपार्टमेंट चेक क्या कर देगा, वापस कर देगा। अगर ये ना आई 60 दिन में या आपने वो इस्तेमाल ना की, अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, इन कैश करवा लेगा, पैसे आपके बढ़ गए। फिर रिमेंबर, जब तक आप टेम्परेरी तौर के ऊपर रजिस्टर्ड रहेंगे आप इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, बिकॉज आप सिर्फ एक पर्पस के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं, वो क्या है, गुड्स को इंपोर्ट करना। आप इनवॉइस नहीं करवा सकते, आप रिफंड्स नहीं ले सकते, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, एक दफ़ा इसको पढ़ ले, ये 6 बातें हैं, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद है कि भाई ये छोटा सा पॉइंट है, ये हर चीज़ के लिए है, कोई भी अपग्रेड हो, एप्लीकेशन हो, डॉक्यूमेंट्स हो, ये सारे कुछ आपने ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करने हैं। अगर आप पोर्टल पे अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, पोर्टल एरर आ रहा है, आप जाएं अपने आरटीओ में, कमिश्नर को दें, कमिश्नर जो है वो विदिन 3 डेज़ मतलब 72 घंटों में क्या करेगा, उसको पोर्टल पर अपलोड करवा के उसके अगेंस्ट जो भी एक्शन होगा वो ले लेगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। आप में से पूछेंगे ना इस अटैम्प्ट के लिए सेल्स टैक्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन और उसके अगेंस्ट जो कोर्सिव एक्शंस हैं वो, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस दफ़ा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का। अब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कब होती है, रिमेंबर कि एक बंदा अनरजिस्टर्ड है और जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है या जो ऑथराइज ऑफिसर है उसको लग रहा है पता कि यार इस बंदे को रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस बंदे को रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो बंदे को रजिस्टर्ड होना चाहिए बट वो रजिस्टर्ड हो नहीं रहा, वो क्या करेंगे, वो उसको नोटिस जो है वो क्या करेंगे, इशू करेंगे। क्या करेंगे, नोटिस इशू करेंगे, भाई हमारे ख्याल से आपको क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो बताएं क्यों नहीं रजिस्टर्ड हो रहे। तो आपने उस नोटिस का क्या देना है, जवाब देना है। साफ सीधी बात है, अगर आप उस नोटिस का जवाब नहीं देते, नोटिस का जवाब नहीं देते तो क्या हो जाएगा, आप जो आपको कमिश्नर है वो खुद ही क्या कर देगा, रजिस्टर्ड कर देगा और आपको इन्फॉर्म कर, भाई हम आपको क्या कर दिए, रजिस्टर्ड कर दिया। अगर फिर भी जवाब ना दिया फिर वो सारे बैंक अकाउंट फ्रीज, फिर सारा कुछ जो है वो शुरू आपका हो जाएगा, प्रॉपर्टी बैन शैन लग जाएगा। आप जवाब देते हैं, रिटर्न रिप्लाई देते हैं, आपकी पर्सनल हेयरिंग होती है, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड किया जाता है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाए आपके जवाब से तो ठीक है, अगर सेटिस्फाई ना हो तो वो क्या कर देगा, आपको पर्सनल तौर के ऊपर वो रजिस्टर्ड जो है वो कर देगा। क्या होगा, कर देगा। वंस अगर आप कंपल्सरी तौर के ऊपर रजिस्टर्ड हो गए तो आप बाउंड हैं कि आप इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स के तमाम रूल्स को फॉलो करेंगे, तमाम डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न्स वगैरह आप क्या करेंगे, सबमिट करवाएंगे। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो आपके खिलाफ वो असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इवन आपका ऑडिट वगैरह जो है वो भी क्या होगा, कंडक्ट होगा। और अगर सिस्टम ने आपको ऑटोमेटिकली कंपल्सरी तौर के ऊपर रजिस्टर्ड कर दिया, बाद में लगा पता सर वो नहीं होता था, गलती हो गई, कहेंगे सॉरी, ओके जान दो, तो वो जो आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह इम्पोज की होगी वो वेव ऑफ हो जाएगी। उसके अलावा जो है वो कोई भी आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो ये है आपकी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद है जी चेंज इन द पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर जो हमने रजिस्ट्रेशन के पर्टिकुलर्स जमा करवाए थे, अभी हमने ये बैंक अकाउंट जमा करवाया, बैंक अकाउंट चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, बिजनेस का एड्रेस चेंज हो सकता है, क्यों चेंज हो सकता, तो ये कुछ भी आपके पर्टिकुलर चेंज हो रहे हैं, डबल बैंक अकाउंट हो गया, एक और बैंक अकाउंट आ गया, इस समय कोई सिनेरियोज आपके हुए हैं, कोई पर्टिकुलर चेंज हुए हैं, तो आपने अपलोड जो है आपके जब भी चेंज होगा आपने विदिन 14 डेज़ क्या करना है, आपने सिस्टम को अपडेट करना है। आपने 14 डेज़ में पोर्टल पर लॉगिन करना है, अपडेट करना है। अगर पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो रहा, जाके कमिश्नर को एप्लीकेशन दें, वो 72 घंटे में क्या करेगा, उसको अपडेट करवा देगा, कोई भी चेंज हो। हाँ, अगर आप पहले मैन्युफैक्चरर नहीं थे, पहले आप दुकानदार थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, अब आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में आ गए हैं, तो आपकी कैटेगरी चेंज हो गई है। अगर आप मैन्युफैक्चर बन रहे हैं तो फिर याद रखिएगा, फिर आपको अपनी पोस्ट वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, आप जीपीएस टैग, फोटोग्राफ, प्लांट एंड मशीनरी की जमा करवाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, आप उसको लेके चलेंगे। तो जैसे ही आप अपग्रेड करेंगे ना इन चीज़ों को, तो रिमेंबर आपको रिवाइज सर्टिफिकेट
दिया जाएगा, जो आपका रिवाइज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो इशू कर दिया जाएगा। तो कमिश्नर जो है वो जो भी नेसेसरी मॉडिफिकेशन होगी आपके पर्टिकुलर्स में वो इंक्वायरी करके क्या करेगा, वो नेसेसरी मॉडिफिकेशंस वगैरह कर देगा। ये आपका रीड ओनली है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये भी आपका रीड ओनली है, आने के चांसेस जो हैं कम है। देखें, अगर एक बंदा है तो आपने एक जगह पे ही क्या होना है, रजिस्टर्ड होना है। अगर आप मल्टीपल जगह पे रजिस्टर्ड हैं तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं रख सकते अनलेस स्पेशल सर्कमस्टांसेस। और दूसरा, आपने कारोबार शुरू किया, आपका कारोबार कराची में था, अब आप पंजाब मूव हो गए हैं, तो मूव पंजाब हो गए हैं, सारा कुछ पंजाब में कर रहे हैं, तो कराची में रहेंगे रजिस्टर्ड नहीं। आप क्या करेंगे, आप अपना LTO चेंज करवा सकते हैं, RTO जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, उसको बताएंगे भाई रीज़न क्या है चेंज करवाने के, जो बिज़नेस शिफ्ट हो गया, बिज़नेस मूव हो गया, तो आपका वो RTO जो है वो क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र जो है वो कर दिया जाएगा। आपके तमाम रिकॉर्ड्स, तमाम डाटा जो है वो नए RTO मूव कर दिया जाएगा। और जब जिस RTO में मूव हो जाएंगे नए, तो ये वहाँ पे यही अज्यूम किया जाएगा कि आप हमेशा से क्या थे, इस RTO में मौजूद थे, तमाम इंक्वायरी, सारा केस जो है आपका वो चलता रहेगा। ठीक है नी। ये मल्टीपल रजिस्ट्रेशन मैंने बता दी है कि ये आपका रीड ओनली है, कि आपने सिर्फ एक ही क्या रखनी है, आपने रजिस्ट्रेशन रखनी है। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन जो है आप वो कैरी आउट नहीं कर सकते। ठीक है जी। उसके बाद है डी रजिस्ट्रेशन। हमने इस डी रजिस्ट्रेशन से लिए ना एक पॉइंट पढ़ा था सप्लाई की डेफिनेशन में, आखिरी पॉइंट था कि जब आप डी रजिस्टर्ड होते हैं एट द एंड ऑफ द डी रजिस्ट्रेशन, जो आपकी फ़िज़िकल इन्वेंट्री काउंट की होती है वो भी सप्लाई काउंट होती है। वो पॉइंट यहाँ से रिलेट कर रहा था कि अब डी रजिस्ट्रेशन ना दो तरह की है, कि रिमेंबर, एक तो उसको लग रहा है कमिश्नर को कि आपको डी रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक आप खुद करें, एक तो आप है कि नेचुरली आप क्या हो गए हैं, डी रजिस्टर्ड हो जाते हैं। कैसे, आप कॉटन इंडस्ट्री में फॉल कर गए हैं या आपकी गुड्स एग्जाम्प्ट हो गई हैं, इन दोनों केसेस में आपको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या हो जाएंगे, डी रजिस्टर्ड हो जाएंगे। या ऑन इट्स ऑन ये सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे आप डी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, कि आपने अपना बिज़नेस जो है वो बंद कर दिया, आपने अपना बिज़नेस बेच दिया, या आपने 6 कंसेक्टिव टैक्स मंथ तक रिटर्न फाइल नहीं की, या आपका बिज़नेस मर्ज हो गया, या आपके सप्लाइज एग्जाम्प्ट हो गई, तो ये वो सिनेरियोज़ हैं जिसमें हम क्या हो सकते हैं, डी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ठीक है, ये सिनेरियोज़ इसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जस्ट सिनेरियोज़। अब डी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा, रिमेंबर कि जब आप डी रजिस्टर्ड होंगे तो एवरी पर्सन जिसका बिज़नेस जो है वो बंद हो रहा है, या उसके सप्लाइज एग्जाम्प्ट हो रही हैं, या वो चाहता है कि वो रजिस्टर्ड ना रहे, तो वो जाएगा, वो कमिश्नर को एप्लीकेशन देगा, सर मुझे डी रजिस्टर कर दिया जाए। या कमिश्नर अपनी मर्ज़ी भी, उसको लग रहा है वैसे कारोबार बेच दिए, उसे गुड्स एग्जाम्प्ट हो गई हैं, वो क्या करेगा, आपको डी रजिस्टर्ड जो है वो कर देगा। अच्छा, जब आप दरख्वास्त दे के ना डी रजिस्ट्रेशन की, आप उस वक्त डी रजिस्टर्ड नहीं होंगे, आप डी रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त दे के आए हैं, आपको कहा जाएगा कि अपनी फ़ाइनल रिटर्न जमा करवा दो। ठीक है, तो जब फाइनल रिटर्न जमा कराएंगे तब टैक्स पे करेंगे, तो आप कब डी रजिस्टर्ड समझे जाएंगे, डेट ऑफ एप्लीकेशन या टैक्स, विच एवर इज़ लेटर जो है वो क्या किया जाएगा, वो हम आपको डी रजिस्टर्ड किया जाएंगे। अब ये डेट ऑफ एप्लीकेशन नहीं है, दैट इज़ 90 डेज़ फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन, कि आपने आज दरख्वास्त दी, आज फॉर एग्जांपल यकम तारीख है, तो 90 दिन या डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जो लेटर इवेंट होगा, जो सबसे बाद में डेट होगी, उस दिन पे हम क्या करेंगे, अपने आप को डी रजिस्टर्ड जो है वो कर रहे होंगे। क्या रूल है, 90 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स विच एवर इज़ लेटर, उससे हम क्या होंगे, हम डी रजिस्टर्ड जो है वो हो रहे होंगे। और अगर एक पर्सन अपने रिटर्न ही 6 कंसेक्टिव मंथ तक नहीं जमा करवा रहा, उसको नोटिस इशू होंगे। अगर वो नोटिस का रिप्लाई नहीं करता तो सिस्टम जो है उसको क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डी रजिस्टर्ड जो है वो कर रहा होगा, और बाद में इसकी जो लाइबिलिटीज़ वगैरह होंगी हम वो फिर रिकवर करवा रहे होंगे। ठीक है जी, यहाँ तक इसको अच्छी तरह पढ़ ले, फिर हम आगे चलते हैं सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग, जिसमें से सवाल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास सस्पेंशन। सस्पेंशन इज़ बेसिकली आर्जी तौर के ऊपर मुअत्तल कर दिया गया है आपके रजिस्ट्रेशन को। अब जब सस्पेंशन होती है तो आप उस दौरान
ना तो कोई रिफ़ंड ले सकते हैं, ना कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट कर सकते हैं क्लेम, और आपके ख़िलाफ़ क्या हो रही है, इंक्वायरी जो है वो हो रही है। अब सस्पेंशन होती कब है कि अगर आपने फेक इनवॉइस इशू की हैं, टैक्स फ्रॉड किया है या नॉन कंप्लायंस की है लॉ की, तो आप क्या किए जाएंगे, सस्पेंड जो है वो की जाएगी। क्या की जाएगी, सस्पेंड। ये फेक इनवॉइस तो टैक्स फ्रॉड पे ना आप याद रखिएगा, आपको विदाउट नोटिस क्या किया रहेगा, सस्पेंड कर दिया रहेगा। विदाउट नोटिस ही क्या किया रहेगा, सीधा सस्पेंड करेंगे। बाद में क्या होगी, आपके अगेंस्ट इंक्वायरीज जो है वो शुरू हो जाएगी। अब अगर आपने इनवॉइस फेक है या टैक्स फ्रॉड किया है तो दोनों पार्टीज़, बिकॉज फ्रॉड एक बंदा नहीं करता, फ्रॉड दो बंदे करते हैं, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो क्या की जाएंगी, लाइबल जो है वो ठहराई जाएंगी। अब बेसिस ऑफ सस्पेंशन क्या है, कब आप सस्पेंड होते हैं। रिमेंबर, आप नॉन अवेलेबल हैं एट गिवन एड्रेस, आपने जो एड्रेस दिया था वहाँ पे छापा मारने के अब थे ही नहीं। अब क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे भाई नोटिस भेजेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा, उसके बाद आप सस्पेंड होंगे। या आपने अपने एक्सेस नहीं दी, रिकॉर्ड नहीं फर्निश करने दिए, आपके टैक्स प्रोफाइल बड़ी एबनॉर्मल है, आपके कंटिन्यूस इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट जो हैं, आपका कैरी फॉरवर्ड ख़त्म नहीं हो रहा, आपका अचानक टर्नओवर बढ़ गया या आपका अचानक टर्नओवर कम हो गया, एबनॉर्मल प्रोफाइल है, तब भी क्या हो जाएगा, आपका ये कम हो रहा होगा। या अगर आपने जो सामान ख़रीदा है वो ब्लैक लिस्टेड सेलर से जो है आपने ख़रीदा हुआ है, या सस्पेंडेड सेलर से आप सामान ख़रीद रहे हैं, तब भी हो जाएंगे। या अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते कंसेक्टिव 6 टैक्स पीरियड्स तक, तब भी क्या हो जाएंगे, आप सस्पेंड हो जाएंगे। उसके अलावा अगर कोई दूसरा जुरिस्डिक्शन का कोई आरटीओ कह दे इस बंदे को सस्पेंड कर दिया जाए, आप तब भी सस्पेंड हो जाएंगे। या इसके अलावा कोई भी रीज़न हो तो आप क्या हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं। फ्रॉड पे, फेक इनवॉइसेस पे और नॉन फाइलिंग ऑफ सेल टैक्स रिटर्न, इन तीनों के ऊपर विदाउट नोटिस सस्पेंशन होती है। बाकी सब पे पहले नोटिस भेजा जाएगा, फिर सस्पेंड किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि अब जब आपको पहले क्या किया जाएगा, जब सस्पेंशन का कहा गया तो सस्पेंशन के जब नोटिस भेजा जाएगा तो आपको शो कॉज नोटिस जो है वो क्या दिया जाएगा, 7 डेज़ में दिया जाएगा कि आओ हमें बताओ कि ये तुमने इशू किया है तो जवाब दो। आप जवाब दाखिल कर दें, सेटिस्फाई हो जाए, आपकी सस्पेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और आपको जब नोटिस दिया जाएगा 7 डेज़ के अंदर अंदर, तो आपको 15 डेज़ का टाइम दिया जाएगा जवाब जमा करवाने के लिए। इसके लिए जवाब जमा करवाने के लिए जब तक आप सस्पेंड रहेंगे, रिमेंबर उस टाइम तक आप कोई किसी किस्म की इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट जो है वो नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये सस्पेंशन है। एक चीज़ याद रखिएगा कि दे आर बाउंड टू इशू यू शो कॉज नोटिस विद इन 7 डेज़। अगर वो 7 दिन में आपको शो कॉज नोटिस नहीं भेजते ना, तो ये सस्पेंशन वाइड एब इनिशियो हो जाएगी, तो लाजमी है। अगर वो 7 दिन में नोटिस नहीं भेजते तो सस्पेंशन क्या हो जाएगी, वाइड एब इनिशियो हो जाएगी। तो ये बड़ा लाजमी है। सस्पेंड करने के बाद नोटिस भेजने, शो कॉज नोटिस नहीं भेजोगे तो सस्पेंशन क्या होगी, आपकी वाइड एब इनिशियो हो जाएगी। और अगर आप जवाब 15 डेज़ में दे देते हैं, सेटिस्फाई हो जाता है बंदा, तो क्या हो जाएगा, सस्पेंशन ख़त्म हो जाएगी। अगर जवाब 15 डेज़ में नहीं देते, आप क्या हो जाएंगे, ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। हाँ जी, 15 डेज़ में जवाब दे दें। अगर 15 डेज़ में जवाब ना दिया तो क्या हो जाएंगे, ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट कब होते हैं, बेसिकली जब आपने जवाब सस्पेंशन का दाखिल नहीं करवाया। जब 3 नंबर का सवाल पेपर में आएगा कि रीज़न ऑफ ब्लैक लिस्टिंग क्या है, बच्चा कहता है पढ़ी नहीं है। भाई पढ़ी है। नंबर 1, आपका ऑफेंस कंफर्म हो गया, आपका फ्रॉड कंफर्म हो गया, आपकी फेक इनवॉइस कंफर्म हो गई। 2, नंबर 3, आपने सस्पेंशन ऑर्डर का जवाब दाखिल नहीं किया, तो आप क्या हो जाएंगे, ब्लैक लिस्ट जो है वो हो जाएंगे। जब आप ब्लैक लिस्ट होंगे तो आपको ऑर्डर इशू किया जाएगा जिसमें रीज़न ऑफ ब्लैक लिस्टिंग कि भाई कब से क्यों ब्लैक लिस्ट किए गए हैं, किस दिन से आप रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकते, क्या रिकवरी, क्या पेनल्टीज़ जो हैं वो आप पे क्या की जाएंगी, बता दी जाएंगी। और ब्लैक लिस्ट करने के बाद 90 डेज़ के अंदर सारा जो आपका ऑर्डर कॉपीज़ जो है वो हर एक को क्या दी जाएंगी, वो सबमिट कर दी जाएंगी। और आपको जो ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर दिया जाएगा ये अपीलेबल ऑर्डर होगा, आप इसके ख़िलाफ़ क्या कर सकते हैं, अपील दाखिल कर सकते हैं। रिमेंबर, अगर आप सस्पेंड हैं तो आप कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते।
अगर उस दौरान आपने किसी को सेल्स की हुई हैं वो भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएगा, और आप ब्लैक लिस्ट हैं तो आप भी कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएंगे। उस दौरान अगर आपने किसी को सेल्स की हुई हैं तो वो भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो सस्पेंशन ब्लैक लिस्टिंग कब होती है? जब आपका जुर्म जो है वो क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए। तो ये आपकी बुक पे भी फ्लो चार्ट बना हुआ है, इस फ्लो चार्ट को ज़रा पढ़ लीजिएगा कि आपको अगर सस्पेंशन ऑर्डर इशू हुआ 1 सितंबर 2024 को, अगर आपको 8 सितंबर तक शो कॉज नोटिस ना मिला 7 दिनों में, तो क्या हो जाएगी, सस्पेंशन आपकी वाइड एब इनिशियो हो जाएगी। अगर आपको सस्पेंशन ऑर्डर मिल गया, ठीक है, और आपका जुर्म कंफर्म हो गया, तो आपको शो कॉज नोटिस मिला और आपने क्या किया, आपने उस शो कॉज नोटिस का जवाब जो है वो दाखिल कर दिया। क्या कर दिया? 15 डेज़ में दाखिल कर दिया। अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो आपकी सस्पेंशन ख़त्म हो जाएगी। अगर सेटिस्फाई ना हुआ तो वो क्या हो जाएगा, आपको ब्लैक लिस्ट जो है वो कर रहा होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। टाइम लिमिट क्या है, जवाब करने का टाइम लिमिट क्या है, ये पेपर में चीज़ें आपको आ रही होंगी, ठीक है। तो ये आपका सस्पेंशन वगैरह का सारा प्रोसेस था जो हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद ये भी है कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते तो एफबीआर क्या कुछ आपका कर सकता है। आपका सिस्टम अगर इंटीग्रेट नहीं हुआ कंप्यूटर रिटेलर्स का, या आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं हो रहे, तो आपका गैस का और बिजली का कनेक्शन जो है वह एफबीआर क्या कर सकता है, काट सकता है। इस चैप्टर में से जो सवाल आते हैं वो यही है। अब आपने देखना है कि आखिरी चैप्टर है रिकॉर्ड्स का। रिकॉर्ड्स में जो चीज़ें याद रखनी है ना, वो डेट्स कि किन डेट्स के ऊपर रिटर्न फाइल होती हैं, रिकॉर्ड्स कौन से मेंटेन करने हैं वो, और शॉर्ट टैक्स पेड वाला पॉइंट वो देखते हैं। अब ये है अगला चैप्टर जो रिकॉर्ड्स वाला है, ये इसमें चंद एक चीज़ें याद रखने वाली आपको बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिटर्न्स किसे कहते हैं। रिटर्न्स याद नहीं करना, पेपर में रिटर्न्स नहीं आएगा रिटर्न क्या होती है। रिटर्न बेसिकली डॉक्यूमेंट है जहाँ पे हम सारी अपनी इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स जो है वो क्या कर रहे हैं, जमा करवा रहे होते हैं। ड्यू डेट क्या होती है, 15 होती है। हमने हर महीने के 15 तक क्या करनी होती है, रिटर्न जो है वो जमा करवा रही होती है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस का मतलब क्या है, ये जितने भी आपके ऑनलाइन स्टोर्स हैं। डिजिटल पेमेंट्स क्या होती हैं, आपकी पेमेंट इंटरमीडिएट क्या है, इजी पैसा, जैज़ कैश वगैरह, ये आपके इंटरमीडिएट आ रहे होते हैं। सारा हम डिस्कस करके आ चुके हुए हैं। फिर जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनकी डिफरेंट डेट्स भी हो सकती हैं। तो रिमेंबर ड्यू डेट क्या होगी रिटर्न जमा कराने की। फॉर एग्जांपल किसी की 10 है, किसी की 15 है, किसी की 20 है, तो सबको एक ही हमने डेट दी हुई है कि ड्यू डेट क्या है, 15 तारीख है। हर महीने की 15 तारीख को क्या करनी है, आपने रिटर्न जमा करनी है। आप दुकानदार हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप स्टोर वाले हैं, आपने 15 को क्या करनी है, हर महीने की रिटर्न अपनी जो है वो सबमिट करवानी होती है। अच्छा, 15 को रिटर्न जमा कराओ। अगर आप 15 को रिटर्न जमा नहीं करवा पा रहे तो 15 को टैक्स पे कर दो, 18 तक आपकी रिटर्न जो है वो क्या हो जाती है, सबमिट हो सकती है। और ये रिटर्न की फाइलिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली फ़ाइल करेंगे रिटर्न को, जाके पोर्टल के ऊपर जो है आप लॉगिन करेंगे, वहाँ पे ये फाइलिंग होगी। आप अपना चालान जनरेट करेंगे, जाके टैक्स आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में पे करेंगे। जैसे ही आप टैक्स पे करेंगे तो आपकी रिटर्न जो है वो क्या हो जाएगी, सबमिट जो है वो हो रही होगी। ठीक है, तो ये आपकी ई फाइलिंग में जो है वो क्या हो रही होती है, आ रही होती है। फिर अगर आप अपने रिटर्न जमा करवा रहे हैं, ये डिस्क्रिपेंसी वाला पॉइंट मैंने बताया था कि सेलर अगर कोई सेल डिक्लेयर नहीं करता और आप इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम करना चाहते हैं, तो प्रोविजनली बेसिस के ऊपर क्या कर सकते हैं, वो आपको अलाउ कर सकते हैं। याद है आपको डिस्क्रिपेंसी में बात की थी, और आपको टाइम देंगे अगले महीने की 10 तारीख का कि जाके अपनी इस डिस्क्रिपेंसी को क्या करवा लो, रिमूव जो है वो करवा लो। सिमिलरली जो विद टैक्स विद होल्ड कर रहे हैं उनके लिए भी लाजमी है कि वो हर क्वार्टर पे और हर महीने क्या करेंगे, अपनी विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो है वो जमा करवाते रहेंगे। तो ये सारी बातें ये रीड ओनली है, इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है। फिर क्या हमें एक्सटेंशन मिल सकती है, पाकिस्तान में है, और अगर हमें एक्सटेंशन ना मिल सके तो हम पाकिस्तान में क्यों हैं, पाकिस्तान चलते एक्सटेंशन के ऊपर है, उनको एक्सटेंशन मिल गई, हमें भी मिल जाएगी एक्सटेंशन। अच्छा ठीक है, मैं तो टैक्स की बात कर रहा हूँ एक्सटेंशन की। अगर किसी और को किसी और की एक्सटेंशन की कोई याद आया तो आपको ज़िम्मेदार है, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। एक्सटेंशन मिल सकती है, यस आपको एक्सटेंशन मिल सकती है वैलिड ग्राउंड्स के ऊपर। 15 डेज़ तक की एक्सटेंशन मिल सकती है। ये वैलिड ग्राउंड्स और एक्सटेंशन वाला पॉइंट सेम इनकम टैक्स वाला है, A to Z इनकम टैक्स वाला है कि अगर आप पाकिस्तान में एब्सेंस हैं, आप
कोई सिकनेस है, मिस एडवेंचर है, या कोई भी रीज़नेबल कॉज है जो आप टैक्स पे नहीं कर पा रहे, आप अप्लाई करें एक्सटेंशन का, तो आपको 15 डेज़ की क्या की जाएगी, एक्सटेंशन जो है वो मिल रही होगी। तो आपको मैक्सिमम एक्सटेंशन कितनी मिलेगी, 15 डेज़ की। अगर कमिश्नर जमा इनकार कर दे तो चीफ़ कमिश्नर, अगर वो इनकार कर दे तो जो चीफ़ कमिश्नर जो है वो क्या करेगा, आपको एक्सटेंशन जो है वो ग्रांट कर सकता है। अगर आपको जब रिटर्न एक्सटेंड कर दी गई तो आपको कोई डिफ़ॉल्ट चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सेम इनकम टैक्स वाला, इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये पेपर में इनकम टैक्स से पूछता है वो। फिर सेल टैक्स के रिटर्न के पर्टिकुलर्स क्या है, जो है ना पर्टिकुलर्स आपके इनवॉइस के होते हैं, ऑलमोस्ट वही पर्टिकुलर्स हैं, ये भी रीड ऑनली है कि सेल टैक्स के रिटर्न में एनटीएन नंबर वगैरह लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, क्या कुछ इसमें सप्लायर्स का नाम पता लिखा होगा, कितना टैक्स आपका कैरी फॉरवर्ड हुआ, वैल्यू सप्लाई क्या है, और वो टैक्स कितना है आपका, एग्जाम डेजिग्नेटेड गुड्स कितनी है, वैल्यू ऑफ परचेजेस कितना है, इनपुट टैक्स कितना है आपका, एरियर्स कितने हैं, अमाउंट पेएबल, जो सारा कुछ वो आपको बताया होगा। तो ये आपने रीड कर लेना है, इसको ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें वो वाला पॉइंट भी आएगा बीच में कि अगर आपने किसी बंदे को सेल्स की हैं 1 लाख से ज़्यादा की इनवॉइस है तो उसका आईडी कार्ड भी लेके आपने क्या करना होगा, यहाँ पर अटैच करना होगा। फिर है जी स्पेशल रिटर्न, ये पेपर में आई हुई है, इसकी ड्यू डेट कि व्हाट इज़ स्पेशल रिटर्न, कि जो अदर देन नॉर्मल रिटर्न है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल रिटर्न करते हैं। ये कमिश्नर जो है वो क्या कर रहा होता है, आपसे पूछ रहा होता है कि यार बताएं कि रिटर्न जमा करवा दिया। वो किसी भी गुड्स की क्वांटिटी आपसे पूछ सकता है, वो आपसे परचेजेस के बारे में पूछ सकता है, गुड्स सप्लायर के बारे में पूछ सकता है, कोई आपको एरियर्स में पेमेंट की गई है उसके बारे में वो आपसे पूछ सकता है, आपको नोटिस भेजेगा कि मुझे रिटर्न जमा करा दो, आप उसको रिटर्न जमा करा देंगे। ड्यू डेट क्या होगी, जो नोटिस में ड्यू डेट लिख के देगा वही क्या होगी, आपकी ड्यू डेट जो है वो कंसिडर हो रही होगी। इसकी क्या होगी ड्यू डेट, जो नोटिस में स्पेसिफाई होगी कि इस तरीके से जमा करा दो, वही क्या कहलाएगी, आपकी आ रही होगी। फिर है एक फाइनल रिटर्न, ये अभी पढ़ के आए हैं डी रजिस्ट्रेशन में, जब आप डी रजिस्टर्ड होंगे उस वक्त जो आप रिटर्न जमा करवाएंगे वो क्या कहलाएगी, आपकी फाइनल रिटर्न जो है वो कंसिडर हो रही होगी। क्या कंसिडर हो रही होगी, फाइनल रिटर्न जो है वो कंसिडर हो रही होगी। तो ऑन इट्स ऑन या आप उसमें भी करवा लेंगे। इस रिटर्न पे ना ये आपको जो सप्लाई की अगर डेफिनेशन याद हो, जो आखिरी पॉइंट है सप्लाई का, कि जब आप ये रिटर्न जमा कराएंगे एट दिस डे, जो आपका फिजिकल इन्वेंटरी काउंट होगी आप काउंट करेंगे, वो क्या काउंट होगी आपकी सप्लाई, उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे तो क्या होंगे आप, डी रजिस्टर्ड जो है वो कंसिडर हो रहे होंगे। ठीक है। फिर रिटर्न्स डीम टू हैव बिन मेड, कि हम कब एज्यूम करेंगे कि रिटर्न्स आपकी जमा हो चुकी हुई हैं। एक रिटर्न मैंने जमा करानी है, या मेरे बिहाफ में मेरा वकील जमा करा देता है, या मेरी कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो जमा करा देता है, तो हम जो मतलब जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो आपके बिहाफ के ऊपर रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो हम इसको वैलिड रिटर्न ही मान रहे होते हैं। तो ये आपने याद रखना है, बुक में टेबल बना हुआ है, इस टेबल को हाईलाइट कीजिएगा। इस टेबल में से MCQs आएंगे, इस टेबल में से MCQs आएंगे। ये ड्यू डेट का है, ये है ड्यू डेट का। तो रजिस्टर्ड पर्सन की है क्या 15 को उसने क्या करनी है, रिटर्न जमा करानी है। अगर नहीं तो 15 तक टैक्स पे कर दे, 18 को रिटर्न जमा होगी। जो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन है इनके लिए क्या होगी, स्पेशल रिटर्न। ड्यू डेट क्या है जो कमिश्नर बताएगा। जिसने डी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है उसकी क्या होगी, फाइनल रिटर्न। ड्यू डेट क्या होगी, जो भी आपको कमिश्नर डेट स्पेसिफाई करेगा वो। और कंपनीज जो हैं वो जमा करवाएंगी इन एडिशन टू मंथली रिटर्न अपनी एनुअल रिटर्न। इसकी ड्यू डेट क्या होगी, 30 सितंबर जो है वो कंसिडर हो रही होगी। ड्यू डेट्स में से सवाल इसमें से लाजमी आता है पेपर में, MCQs के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रिकॉर्ड्स। सर जिसको असेसमेंट वाले चैप्टर के रिकॉर्ड्स याद है ना, वो ये भी याद कर ले कि रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन करने होते हैं। साफ़ सीधी बात है, 6 साल के लिए रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। और कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, आप सिर्फ ये तस्वीर देखें जो आपको नज़र आ रही है। इस तस्वीर में जो चीज़ें आपको याद रह जाएंगी, आपने सिर्फ यही याद रखनी है। और यही चीज़ें आप इनकम फ्रॉम उसमें भी चेप देंगे, इनकम टैक्स में भी चेप देंगे जब आप रिकॉर्ड चैप्टर पढ़ रहे होंगे। देखिए सप्लाईज़ की हैं, सेल्स की हैं, तो जो सेल्स इनवॉइसेस हैं, क्वांटिटी क्वालिटी कितनी है, एड्रेस वगैरह वो है। एग्जाम गुड्स का रिकॉर्ड रखना है आपने, जो आपकी गुड्स रिलेटेड है उसका रिकॉर्ड आपने रखना है। परचेजेस की हैं तो डिस्क्रिप्शन वगैरह जो आपकी हैं गेट पासेस वो रखना है। गुड्स इंपोर्ट की हैं तो गुड्स डिक्लेरेशन आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा टैक्स इनवॉइसेस, डेबिट और क्रेडिट नोट, बैंक स्टेटमेंट, इन्वेंटरी रिकॉर्ड, यूटिलिटी बिल्स, कैश बुक, लेबर, सैलरी, ये सारा कुछ, रेंटल एग्रीमेंट वगैरह जो है वो क्या रखने हैं, आपने अपने पास रखने हैं। फिज़िकली 6 साल तक आपने अपने पास रखने हैं। अगर आपके पास कोई केस चल रहा है तो जब तक केस कहेगा आपको, अदालत कहेगी, तब तक आपने क्या रखना है, अपने पास रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं।
तो ये रटा नहीं मारना। कॉमन रिकॉर्ड्स हैं, बैंक बुक हो गई, बैंक स्टेटमेंट होगी, पासबुक हो गई, इनको आपने बस क्या रखना है, अपने साथ कंसिडर करना है। इनवाइस हमने मेरे ख्याल से पढ़ ली थी, मैंने आपको इनवाइस दिखाई भी थी, इनवाइस हमने पढ़ भी ली थी कि टैक्स इनवाइस क्या होती है। रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स 6 साल तक जो है वो हमने क्या करना है, लेके चलना है। उसके बाद है ये ऑडिट ऑफ सेल्स टैक्स अफेयर। अच्छा, ये ऑडिट वगैरह जो है ना, बेसिकली हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इनकम टैक्स के, पर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑडिट क्या होगा, कि कमिश्नर जो है वो क्या करवा सकता है, वो आपका ऑडिट जो है वो करवा सकता है। वो नोटिस भेज देगा रजिस्टर्ड पर्सन को, और रीज़न ऑफ ऑडिट जो है वो इन राइटिंग क्या की जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी कि हम क्यों आपका ऑडिट करना चाह रहे हैं। बेसिकली आपका ऑडिट होता है जब आप फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं, या जब आपकी अब नॉर्मल टैक्स प्रोफाइल है तब आपका क्या होता है, ऑडिट होता है। ऑडिट की बेसिस क्या होगी, कितने माह का ऑडिट होगा, क्या साल होगा, क्या स्कोप होगा, वो क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। और जो ऑडिट कंडक्ट कौन करेगा, जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी होगी डिपार्टमेंट की वो कलेक्ट करेगी। आप इसको खुद भी कलेक्ट कर सकते हैं, या आपका ऑडिट जो है वो ऑनलाइन भी हो सकता है, थ्रू जूम लिंक भी आपका कंडक्ट किया सकता है, इन पर्सन भी, या आप इसको थर्ड पार्टी इंक्वायरी भी आपसे क्या करवाई जा सकती है। और आपसे 6 साल तक का रिकॉर्ड जो है वो डिमांड किया जा सकता है। वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, ई ऑडिट भी हो जाएगा, आपका टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स रिफंड सारा कुछ जो है वो आपका डिटरमिन होगा। जब आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा, तो जब आपको ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाएगी, तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जाएगी कि भाई हमारे मुताबिक आपका ये काम बनता है, आओ जवाब दो। आप मान लेते हैं तो आप पेमेंट कर दें, अगर आप नहीं मानेंगे तो आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो की जाएगी। अब ये कुछ पेनल्टीज़ पड़ेंगी। रिमेंबर, आपको नोटिस आया, आपको अभी ऑडिट का नोटिस नहीं आया था, बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस आप क्या करते हैं, आपको पता है मैंने कोई शॉर्ट टैक्स पे किया, मेरे से गलती हुई है, आप टैक्स जमा करवा दें, डिफ़ॉल्ट का चार्ज पे कर दें, वॉलंटरी कर रहे हैं तो कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। आपको ऑडिट का नोटिस आ गया, अब आपका ऑडिट नोटिस शुरू हो चुका हुआ है, अभी आपको शो का नोटिस नहीं आया, तो टैक्स 25% पेनल्टी और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। और आपका अगर शो का नोटिस आ गया है, मतलब ऑडिट कंप्लीट हो गया, अब टैक्स पूरी पेनल्टी और क्या करना पड़ेगा, आपको डिफ़ॉल्टर चार्ज जो है वो पे करना पड़ेगा। सेम गोज़ विद इनकम टैक्स भी यही था आपका। फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये सेम इनकम टैक्स वाली है असेसमेंट वाली, कि आपने अपने रिकॉर्ड्स वगैरह जमा नहीं करवाए, आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, एक्सेस नहीं दी, तो ऑन द अवेलेबल ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन कमीशन क्या करेगा, आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहा होगा कि अगर पर्सन ने अपने सेल टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई नोटिस के ऊपर, या उसने अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, रेलेवेंट अकाउंट्स जो हैं वो जमा नहीं करवाए, आपको शो को नोटिस किया रहेगा। अगर आप शो को नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं देंगे तो आपकी क्या की जाएगी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाएगी, आपको पेनल्टी वगैरह जो है वो भी इम्पोज की जाएगी। अगर रिटर्न जमा इंसान करवा देता है 60 डेज़ में, और उसका फिर क्या किया जाएगा, बेस्ट जजमेंट ऑर्डर जो है पास किया जाएगा, और उसका जो टैक्स या सरचार्ज वगैरह होगा वो क्या किया जाएगा, पे कर दिया जाएगा। इस केस में एफबीआर जो है वो क्या करेगा, वो मिनिमम टैक्स लायबिलिटी जो है वो आपको डिटरमिन करेगा, कम से कम आपको क्या करना है, ये टैक्स पे करना है इन केस यू आर नॉट फाइलिंग योर रिटर्न। और जो बंदा अपना रिटेलर जो है वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन नहीं लगाता या अपने रिटर्न जमा नहीं करवाता, तो उसका भी रीज़नेबल ग्राउंड पर क्या हो सकता है, उसके डाटा वगैरह का हम ऑडिट करके उसको भी हम रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं। फिर असेसमेंट ऑफ टैक्स एंड रिकवरी ऑफ टैक्स नॉट लेविड और शॉर्ट लेविड और इररोनियसली रिफंडेड, कि अगर आपने टैक्स जो है, ये असेसमेंट वाला प्रोसेस है कि ये कब असेसमेंट होगी या रिकवरी कब आपका इनिशिएट होगा। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाता हूँ कौन सा है, कि अगर आपने टैक्स कम पे किया, या कमिश्नर को है या ऑडिट में लगा पता कि टैक्स कम पे किया है, या आपकी इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस आते हैं आपने क्लेम नहीं कर लिए हैं, या रिफ़ंड जो है वो आपका सही नहीं था, तो आपको शो का नोटिस जो है वो इशू किया जाएगा, और आपके ऊपर जो टैक्स कम या गलत पे किया होगा आपने, या जो भी ऐसे होगा, आपको उसकी पेनल्टी वगैरह इम्पोज जो है वो क्या कर दी जाएंगी। और इसके ऊपर जो आपका इनपुट टैक्स डिसअलाउ हुआ होगा वो भी क्या किया जाएगा, आपके ऊपर दिया जा रहा होगा। और रिकवरी जो है वो हम कैसे लेंगे, कि जो हमारे पास वैल्यू सप्लाई होगी, जो टैक्स फ्रैक्शन फॉर्मूला है 18% वाला, उस पर हम क्या करवाएंगे, आपकी रिकवरी जो है वो करवा रहे होंगे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगर आप सेल टैक्स आप थे विद होल्डिंग, अब कहा था कि आपने जब भी पेमेंट करनी है टैक्स विद होल्ड करके करनी है। अगर आप टैक्स विद होल्ड नहीं करते तो खुद जमा करवा देते हैं, तो आपको शो का नोटिस किया रहेगा कि भाई टैक्स क्यों नहीं विद होल्ड किया, आप खुद से पे कर देते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं। अगर आप नहीं पे करते खुद से, फिर आपके ख़िलाफ़ क्या होगा, आपको पेनल्टी वगैरह जो है वो इम्पोज की जाएंगी। ये विद होल्डिंग जो है ना हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए इसके ऊपर आप हाथ हल्का रख सकते हैं, पेपर में ये नहीं आएगी।
फिर असेसमेंट कब हो सकती है सर, ये वही वाला पॉइंट है कि फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज़ मेड, अब 5 साल में क्या कर सकते हैं आप, असेसमेंट जो है वो कर सकते हैं। कब तक? 5 साल में जो है वो असेसमेंट उसकी कर सकते हैं। जब असेसमेंट ऑर्डर इशू हो जाएगा तो जब असेसमेंट का नोटिस भेज दिया, अब उसका ऑर्डर इशू करना है, टाइम क्या होगा, 180 डेज़ में उसकी असेसमेंट आपने करनी है। 90 डेज़ तक की जो है वो फर्दर उसको एक्सटेंशन मिल सकती है। रिमेंबर, अगर उसने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है या आप चले गए ADRC में चले गए हैं, तो आपकी ये जो डिन्स होंगे ये इस 180 डेज़ में काउंट नहीं हो रहे होंगे। और रेलेवेंट डेट इसमें क्या है कि पेमेंट के पर्सपेक्टिव पे कि जब सेल टैक्स पे कर रहे हैं या जो आपकी विद होल्डिंग की स्टेटमेंट होती है वो, या आपकी जो रिफ़ंड की डेट्स हैं वो आपकी क्या कहलाएंगी, रेलेवेंट डेट कहला रही होंगी। तो इसको रीड कर लीजिएगा, इसको भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद है हैंग क्यों हो रहा है, फिर है जी लिमिटेशन फॉर इशूइंग ऑर्डर इन सर्टन केसेस, कि कौन ऑर्डर इशू कर सकता है। साफ सीधी बात है, आप अपील्स पढ़ के आ चुके होंगे इनकम टैक्स की, तो जो रेलेवेंट अथॉरिटी है वही क्या कर सकती है, आपके ऑर्डर इशू कर सकती है। पहले आप किसके पास जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे, उसके बाद ट्राइब्यूनल, उसके बाद हाई कोर्ट, और एंड पे कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। वो है खैर, हम भी एक ज़माने में वही थे। तो ये हम क्या करेंगे, इसको ऑर्डर कर रहे होते हैं, जिसके पास अपील दाखिल होगी वही क्या करेगा, वो ऑर्डर इशू कर सकता है। ये आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पेपर में अगर आप पास्ट पेपर्स में जाएंगे सवाल देखेंगे तो मल्टीपल टाइम बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो पेपर में आ चुका हुआ है। डैट इज़ अबाउट द रिकवरी ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स विदाउट नोटिस, कि विदाउट नोटिस क्या किया गया है, आपसे वो टैक्स जो है वो क्या किया जा रहा है, रिकवर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, रिकवर किया जा रहा है। तो नोटिस भेजा फिर टैक्स रिकवर किया, ये विदाउट नोटिस टैक्स जो है वो आपसे रिकवर किया जा रहा है। अगर आपने टैक्स कम पे किया है, शॉर्ट टैक्स पे किया है, तो आपने टैक्स का ड्यू भी हरा पे नहीं करे तो कमिश्नर क्या करेगा, आपके गुड्स को रोक लेगा, आपके वेयर हाउस से या आपके बैंक अकाउंट अटैच कर लेगा और उसमें टैक्स जो है वो क्या करवा लेगा, वो रिकवर जो है वो करवा सकता है। जो भी शॉर्ट टैक्स पे होगा वो आपकी सामान रोक लेगा, उनको बेचकर रिकवर कर लेगा, या आपके बैंक अकाउंट अटैच करके कर लेगा, उसमें से रिकवर जो है वो कर रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट है, एक लाइन का सवाल है बट सुपर इंपॉर्टेंट, इसका आपने याद रखना है। ठीक है, इसके साथ हमारा ये ख़त्म होता है सेल्स टैक्स। इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, वो 2009 से लेकर 2025 तक सेल्स टैक्स के जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, थ्योरी वाले क्वेश्चन, वो सारे हैं। मेजॉरिटी क्वेश्चन तो हमने लेक्चर्स में कर लिए हैं, कुछ रह गए हैं, ख़ासतौर पर इन चैप्टर्स के रह गए हुए हैं, तो वो आप लोगों ने लाजमी देख लेने हैं, लाजमी। प्रॉब्लम कहाँ पे थी, थ्योरी में। जहाँ जहाँ जो इम्पोर्टेंट सवाल तो मैंने करवा दिए हैं वो आप लोगों ने लाजमी देख लेने हैं। मेरे ख्याल से इसके बाद सेल टैक्स आपका पास होना चाहिए। हाँ, टैक्स पास होगा। कल न्यूमेरिकल